नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव में फतह हासिल करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। कल यानी 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राहुल गांधी हरियाणा में यात्रा निकालने जा रहे हैं और राहुल की यात्रा करीब 25 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और बताया जा रहा है कि ये हाइब्रिड मोड में होगी। ये यात्रा जो है वो हाइब्रिड मोड में होगी, यानी जिस तरह की यात्रा उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरी उनकी यात्रा थी वैसी निकाली थी, उसी ढंग से हरियाणा की 25 विधानसभा से होते हुए गुजरते हुए यात्रा निकलेगी। बिल्कुल उसी ढंग से होगी। जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन हमारे साथियों ने उस यात्रा को देखा होगा, इस हाइब्रिड यात्रा में होता क्या है? हाइब्रिड यात्रा में होता यह है कि कुछ जगहों पर राहुल गांधी गाड़ी में चलते हैं, कुछ जगहों पर पैदल चलते हैं, लोगों से मिलते हैं और डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी, ऐसी चर्चा चल रही है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चेहरे और रथ यात्रा के जरिए या हाइब्रिड यात्रा के जरिए जीत हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है और बीजेपी शायद कांग्रेस की इस रणनीति के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए अब वो हिंदुत्व और पाकिस्तान के भरोसे चुनाव लड़ रही है। आज ही अमित शाह ने हरियाणा में अपनी रैली में नवरात्रि का जिक्र करते हुए जनता से कहा है कि राहुल बाबा ने शक्ति का अपमान किया है, जिसका जवाब अपने वोट से आपको देना होगा। ये जरा सुन लेते हैं पहले अमित शाह की बाइट को, उनके बयान को। बहुत कुछ अमित शाह ने कहा है और अमित शाह या नरेंद्र मोदी की बाइट आपको सुनना भी चाहिए दोस्तों, इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए कि क्या चल क्या रहा है उस खेमे में और इस खेमे में कैसे जवाब दिया जा रहा है, इसलिए भी जरूरी है। पहले सुनिए अमित शाह को। भाइयों बहनों, 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये सकान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, जवाब देना है। और ये तुष्टीकरण में अंधे हुए हैं। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया। राहुल बाबा, सीटों पर हार जीत तो होती रहती है, आप इसको रामलल्ला के अपमान के साथ मत जोड़ो। आपकी पार्टी ने 550 साल से रामलल्ला टेंट में थे, अस्थाई मंदिर में थे, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी कर दिया। भाइयों बहनों, हमने ये जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं इसका जवाब देना है। राव नरवीर बता रहे थे यहां पर सरकारें चलती थी, गुड़गांव का विकास नहीं होता था। तो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी या अमित शाह उनकी पार्टी उसी राह पे चल निकले हैं ये लोग जिस राह पे आज से 40 साल पहले से चलते आए हैं। आप याद कीजिए कि यही राम मंदिर, यही 370, यही हिंदुत्व कार्ड, यही पाकिस्तान, यही सारी बातें तो होती रही हैं बीजेपी की तरफ से चुनावों में। खासकर आपको याद होगा कि राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लोकसभा चुनाव में मोदी ने भी भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। अब अमित शाह वही गलती कर रहे हैं। अमित शाह ने आज अयोध्या में मिली हार पर भी कहा कि हार जीत चलती रहती है, लेकिन राहुल बाबा, आप उसे राम मंदिर से जोड़कर राम जी का अपमान नहीं कर सकते। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। अमित शाह के इस भाषण से यह तो नजर आ रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का दांव बिल्कुल निशाने पर लगा है और बीजेपी हार देखकर, यानी हार को सामने देखकर घबरा रही है। ये तमाम बातें इसलिए यहां महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी बार आप चाहे उधर जम्मू में भाषण सुनिए, अमित शाह का भाषण या नरेंद्र मोदी का भाषण, तो उन भाषणों में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पाकिस्तान और 370 का जिक्र तो होता ही रहा है। उसके अलावा अब बातें हो रही हैं राम मंदिर की भी। चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बिहार चलते हैं। इधर बिहार में नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच आप जान रहे हैं कि लुका छिपी का खेल चल रहा है।
और बिहार में सत्ता पलट की तैयारी भी हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आज नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए हैं। अब देखना होगा कि उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष और पीएम नरेंद्र मोदी से होती है या नहीं होती है, क्योंकि कल जब नड्डा बिहार गए तो नीतीश कुमार और नड्डा की मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी के नेता अब एक दूसरे के कार्यक्रमों में भी नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की तैयारी हो रही है। अब आरजेडी के बयानों में कितना दम है, यह तो बीजेपी और जेडीयू के लोग बता ही सकते हैं। वैसे बिहार में इस समय सियासी हलचल का उठना स्वाभाविक है, क्योंकि 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि केंद्र में बीजेपी कब तक टिक पाएगी। कल के न्यूज पॉइंट में आपने सुना होगा, हमारे तमाम साथी इस पर अपनी बात, अपने विचार रख रहे थे। 2 राज्यों के परिणाम यानी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट जो हैं, उसके बाद बीजेपी को झारखंड और महाराष्ट्र में भी उतरना है चुनावी समर में, जहां कांग्रेस पहले से मजबूत है। और ऐसे में क्या बीजेपी और बीजेपी के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो अंदर खाने चल रहा है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएगा? क्या इसके सहारे बीजेपी आगे बढ़ पाएगी? और इसके बाद क्या जो 2 बैसाखियां हैं वो भी, या उनके सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ पाएगी? एक बड़ा सवाल है। लेकिन और थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज उधर जम्मू के कठुआ में आज मल्लिकार्जुन खड़गे थे, भाषण दे रहे थे। लेकिन भाषण देते वक्त और वहां कठुआ में जो कल एनकाउंटर हुआ है आतंकी और सेना के बीच, उसमें एक सेना के जवान की जो मौत हुई है, उस पर श्रद्धांजलि के लिए खड़े हुए थे अपने भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ते वक्त जो कुछ हुआ, आइए जरा उसको देख लेते हैं। आप जानते हैं लगभग 82 साल की उम्र है मल्लिकार्जुन खड़गे की, और काफी मेहनत करते हैं, जबरदस्त मेहनत करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा था और अब विधानसभा के चुनाव में भी आप देख रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर को जरा देखिए। ये तस्वीर अच्छी नहीं है, लेकिन दुखद तस्वीर है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि स्वस्थ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उसी मेहनत के साथ, उसी मजबूती के साथ, उसी मुस्तैदी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे इस चुनाव में भी अपनी भूमिका अदा करते रहें। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। देखिए जरा, फुल स्क्रीन दिखाइए। करूंगा सरकार आने पर आतंकवाद हम खत्म करेंगे और कांग्रेस अगर हुकूमत में आई, आतंकवाद बढ़ेगा। हाँ, आप बोल दीजिए। हाँ, आराम कर लीजिए। आप बोल दीजिए सर, इसको आप बोल दीजिए। हाँ, आप शुरू कर दीजिए। इधर 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 जय जवान आप सबको जय किसान। हमारे शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपने स्थान पर खड़े होके हमारे वो शहीद हेड कांस्टेबल को श्रद्धांजलि 2 मिनट की। तो ये आप देख रहे थे, यहां पर
मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब हो गई, शहीद हेड कांस्टेबल को यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उसी वक्त ये कुछ बोल भी रहे थे और यहाँ से इनकी तबीयत बिगड़ी और फिर ये भाषण नहीं दे पाए। जम्मू के कठुआ में, जम्मू रीजन के कठुआ में, कठुआ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। ये भी इसी चुनाव की एक तस्वीर है जिसको हम आप तक पहुँचा रहे हैं दोस्तों, जिसको हम आप तक रख रहे थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ, दूसरी तरफ आपने राहुल गांधी की बात हमने आपको बता दी, अमित शाह की बात आपको हमने बता दी, तीसरी एक बहुत, और आपने देख लिया बिहार का सूरत हाल, लेकिन तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आज कांग्रेस के लीगल सेल के चेयरमैन अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि कल आपको खबर मिली होगी कि कर्नाटक के एक लोक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जो है अनुमति दे दी है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ क्यों अनुमति दी गई है इसकी एफआईआर की। ये इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, उस बॉन्ड में घपला है, गड़बड़ी है, इसको करने के लिए, इसकी जांच के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ ये कह रहे हैं और निर्मला सीतारमण का मामला यहाँ क्यों आ रहा है, जरा देख लीजिए। मैं अंत करूंगा बात दोहराकर माननीय राहुल गांधी जी की, जिन्होंने एक एंटायर करप्शन साइंस की बात की थी इस विषय में और कहा था कि उन्होंने हमको एक टेक्नोलॉजी सिखाई है, बीजेपी ने एक पूरी साइंस बना दी है कि छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे होती है। ये उनके शब्द हैं, काफी निकट अभी हाल में कहे गए हैं। चंदा लेकर ठेका कैसे बांटा जाता है, भ्रष्टाचारियों को धुलने वाली वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, एजेंसियों की वसूली एजेंट बनाकर बेल और जेल को खोल कैसे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये आपने एक बहुत जबरदस्त षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी देखी है। अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक न्यायिक शुरुआत है, ये न्यायपालिका और न्यायाधीश द्वारा माइंड अप्लाई कर एक शुरुआत, इनिशिएशन है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया द्वारा जो लोग इस महान षड्यंत्र में, जिसमें सिर्फ एक एफआईआर में 8,000 करोड़ का आंकड़ा है, उनको समन किया जाएगा। अगला स्टेप होता है समन, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे और उनके आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये फौजदारी कानून का एक ऐसी प्रक्रिया है जो इनके लिए भी बराबर है, हमारे लिए भी बराबर है। यद्यपि पिछले 10-12 सालों में इसका द्वेषपूर्ण इस्तेमाल सिर्फ एक तबके के लिए किया गया है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध। लेकिन आज अगर ये केस बनता है सीधा समन्स का, इंटेरोगेशन का, गिरफ्तारी का, तो इससे बेहतर केस कोई हो नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे पहले आंख की शर्म आती है और आंख की शर्म कम से कम न्यूनतम रूप से ये इस्तीफा तुरंत मांगती है। तो यहां आप सुन रहे थे, सीधा सीधा इस्तीफा मांगा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी लीगल सेल के हेड और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी वकील भी हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये कह रहे हैं कि इस्तीफा बनता है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बीजेपी के पुराने जुमले का नया वर्जन है। ये बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, और कह रहे थे कि न खाऊंगा, न खाऊंगा भी, चुराऊंगा भी, वसूली के लिए सताऊंगा भी। ये तमाम बातें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही हैं और इसी में जो निकल के आ रहा है, जो बातें निकल के आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, और खासकर बीजेपी को, निर्मला सीतारमण को, नरेंद्र मोदी को, उनकी कैबिनेट को। ये तमाम बातें हैं। इन सब के बीच देश में चुनाव है और चुनाव में ये सारी बातें क्या महत्व रखती हैं? जरूर रखती होंगी, तभी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कैसे रखती हैं और इसका कितना असर पड़ सकता है चुनाव में, मतदान में, इन सब पे चर्चा करते हैं। और राम मंदिर का कार्ड खेलकर क्या अमित शाह ने
सेल्फ गोल कर लिया है या अपनी वोट बैंक को और मजबूत कर लिया, यानी अपने वोट बढ़ा लिए हैं, खासकर हरियाणा में जब वो बात कर रहे हैं। चलिए इन तमाम मसलों की चर्चा करते हैं और कैसे राहुल के सामने उखड़ रहे हैं बीजेपी के पैर, ये समझेंगे। क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा में रोड शो नहीं करने वाले हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, हाइब्रिड यात्रा कर रहे हैं। उसके क्या मायने हैं, इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथी प्रेम कुमार जी हैं, उधर पटना से हमारे साथी हेमंत कुमार जी जुड़े हुए हैं, इधर दिल्ली से हमारे 2 साथी हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, और उधर कश्मीर से हमारे साथी जुड़े हुए हैं जलील राठौर जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। देख रहे थे, सुन रहे थे बहुत कुछ, पहला ओपनिंग कमेंट आपका। जी शुक्रिया राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी की सियासत हमेशा अयोध्या और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर इस तरह से रही है कि वो अपने आप को हिंदुत्व और हिंदू का संरक्षक बता सके और अपोजिशन को उसका विरोधी बता सके, और इस मामले में उसको कामयाबी भी मिली है। यही कारण है कि वो सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता से बाहर है। लेकिन बीते दिनों में जो बातें स्पष्ट हुई हैं और जनता के सामने साफ साफ स्पष्ट हुई हैं कि राम मंदिर का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से किया गया। यहाँ तक कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी लोकसभा चुनाव से पहले रखी गई। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया गया और उस मंदिर के उद्घाटन समारोह में अडानी, अंबानी, बॉलीवुड, पैसे वाले, इन सब का जमावड़ा तो था, लेकिन आम लोग नहीं थे, गरीब लोग नहीं थे। राहुल गांधी ने इसी बात को बताया और कहा कि अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है, उस हार की वजह ही यही है कि धर्म के नाम पर, श्री राम के नाम पर हुए समारोह में गरीबों को दूर रखा गया। ये वन लाइनर उनका मैसेज था। अब इसमें उन्होंने ये कहा कि नाचने वाले, डांस और गाना गाने वाले लोग थे, ये भी बात उन्होंने कही। तो इन सारी बातों में डांस और गाना गाने वाले को पकड़ करके एक उन्माद पैदा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे हिंदुओं का अपमान हो गया। ये उनका सेलेक्टिव सेंटेंस है राहुल गांधी के बयान में से, लेकिन उस पूरे स्पीच का निहितार्थ जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोग जानते हैं। लेकिन लड़ाई यहीं पर है कि कौन किसको क्या समझा पाता है। अगर बीजेपी झूठ समझा लेती है कि 15 लाख रुपया देंगे हर आदमी को, अगर वो झूठ समझा लेती है कि हम काला धन लाएंगे और सबको बांट देंगे, अगर वो झूठ समझा लेती है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब जो किया वो देश के लिए किया, या फिर पुलवामा की घटना से वोट देते समय वो राष्ट्रवाद का ध्यान रखना, अगर ये सब करने में वो कामयाब होती है तो चुनाव जीत जाती है। लेकिन जनता ने देखा है, वक्त ने साबित किया है कि बीजेपी की सियासत ऐसे इमोशनल इश्यूज पर जनता को बरगलाने की रही है। राहुल गांधी ने इसी बीजेपी के हथियार को ख़त्म किया है, भोथरा बनाया है। यही कारण है कि राहुल गांधी जो बेरोजगार का मुद्दा लाते हैं, जो सामाजिक समरसता का मुद्दा लाते हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा लाते हैं, महंगाई का मुद्दा लाते हैं, तो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है बीजेपी और पूरे चुनाव को एक बार फिर उसी जगह ले जाने की कोशिश कर रही है जिस पर वो झूठ बोल बोल कर लगातार जीतते रहे हैं। लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है कि उस झूठ को फिर से काट की आंडी झूठ की चढ़ेगी, ऐसा माहौल नहीं है। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी चाहे सभा कर लें, चाहे उनके YouTube चैनल पर आप उनके व्यूज़ देख लें, लोग जुट नहीं रहे हैं, उनको देखने के लिए नहीं जुट रहे हैं, उनको सुनने के लिए नहीं जुट रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। और अमित शाह तो छोड़ ही दीजिए, जब नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी ख़त्म है, अमित शाह की भी सभाओं में भीड़ नहीं है, दूसरे नेताओं की सभाओं में भीड़ नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी एक अंतिम अस्त्र के रूप में इमोशनल, धार्मिक जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं उसका दांव खेल रही है और कांग्रेस के सामने उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, बहुत गौर से बहुत ध्यान से आप प्रेम कुमार जी की बात सुन रहे थे। जरा आपसे समझूं कि क्या इधर राहुल गांधी की जो ये हाइब्रिड यात्रा है ये जले पे नमक की तरह है? जले पे नमक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी डंकी रूट वाला जो वीडियो है वो गांव-गांव में घूम रहा है। वहां हरियाणा में कह रहे थे लोग कि राहुल गांधी पहुंच ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को। लेकिन इस बीच उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया डंकी रूट का, खूब डंका बज गया है। और इस बीच अगर राहुल गांधी 90 में से 25 विधानसभा और वैसे विधानसभा को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माना यह जा रहा है कि इस विधानसभा में जहां उसको चुना गया है जहां कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, और उसको मजबूत करने के लिए राहुल गांधी और उनका साथ देने के लिए प्रियंका गांधी भी जाने वाली हैं। और कल से यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा का पूरा रूट मैप अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों के बीच रखूंगा जरा। लेकिन आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ राम मंदिर, 370, आतंकवाद, पाकिस्तान, पीओके पर कब्जा, सर्जिकल स्ट्राइक, ये तमाम शब्द, इसमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो पहले हम लोगों ने नहीं सुना हो। लेकिन डंकी रूट, हाइब्रिड यात्रा, वो भी चुनाव में, ये दो चुनाव में हमने नहीं सुना। इसलिए यहां पर इसकी समीक्षा जरूरी है। प्रशांत जी। राजीव जी, बीजेपी का चुनाव कैंपेन बहुत मजेदार है। अब जिन शब्दों की आप चर्चा कर रहे हैं, 370, पाकिस्तान, कश्मीरी पंडित, ये सारे शब्द, ये सारी बातें जम्मू कश्मीर में जब अमित शाह जाते हैं वहां ये नहीं बोलते हैं। वहां उनको ईद और मुहर्रम याद आती है, और यहां वो तुष्टीकरण की बात कह रहे हैं। तुष्टीकरण क्या है भाई? आप जब ईद मुहर्रम में गैस का सिलेंडर दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं वहां पे? और इस देश के मुसलमानों को राजीव जी ईद मुहर्रम पे सिलेंडर फ्री का नहीं चाहिए, उनको बराबरी का दर्जा चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये जो ट्रेनों पे मारपीटें हो रही हैं, मुस्लिम कपड़े देख के पहचान रहे हैं लोग, ये दिक्कत है। तो बीजेपी का, और जब बीजेपी हरियाणा में आएगी तो 370, कश्मीरी पंडित, पाकिस्तान, ये सारी चीजें उनको याद आती हैं। एक बार भी वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि 10 साल केंद्र में और हरियाणा में दोनों जगह सरकार थी, जिसको डबल इंजन का नाम दिया मोदी जी ने। वो डबल इंजन ने क्या किया हरियाणा में? पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की बात करने को क्यों मजबूर है? जब आपने अगर काम किया होता, आप काम गिनाइए लोगों का। लेकिन लोगों को काम क्या याद है? राजीव जी, हरियाणा के चुनाव में जो वीडियो राहुल गांधी का वायरल हो रहा है, उसके अलावा कुछ और चीजें वायरल हो रही हैं। पुलिस वाले जिस तरीके से सड़कों पे संगीने ठोक रहे हथौड़े से किसानों के आंदोलन के, किसान दिल्ली न पहुंच पाए, ये तस्वीरें वायरल हैं वहां के चुनाव में। वहां के चुनाव में राहुल गांधी जब अमेरिका गए और उससे एक व्यक्ति से मिले, उसके घर में गए, वो वीडियो उनका, उसने हरियाणा के चुनाव में एक नया विमर्श पैदा कर दिया है। आप याद कीजिए राजीव जी, हरियाणा के चुनाव जब शुरू हुए तो हम लोग ये बात नहीं करते थे जी, डंकी रूट की बात हम लोग नहीं करते थे। हम लोग बात करते थे एमएसपी की, किसान आंदोलन की, पहलवान की, विनेश फोगाट की, अग्निवीर की। आज की तारीख में ये सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब में, वो माफ कीजिएगा हरियाणा में जी। तो अगर किसी पार्टी का प्रचार अगर समाज से वापस आने लगे, रेजोनेट होने लगे, गूंजने लगे, तो फिर वो समझिए कि वो जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं। और राहुल गांधी हरियाणा में बिना जाए ही हरियाणा के तमाम गांवों में पहुंच चुके थे, उनका वीडियो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अमित शाह ये सब चीजें बताएं, पाकिस्तान, 370, कश्मीरी पंडित, जब वो कश्मीर के चुनाव में जाएं।
8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे राजीव जी, तमाम सीटों पे के अलावा मेरी एक नजर होगी माता वैष्णो देवी सीट पर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे, कटरा में भाषण देकर आए, और वहां पे जो मंदिर का रख रखाव करने वाली जो बिरादरी है, बारीदार, उनसे वादा किया था मोदी जी ने कि आपको साइन बोर्ड में लेकर आएंगे, उनकी मांग है, वो नहीं मानी। वो मांग नहीं मानी तो उन्होंने अपना एक निर्दलीय कैंडिडेट भी खड़ा किया हुआ है, उनके 8-9 हजार वोट हैं, दलील साहब बताएंगे। तो उस सीट पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक ट्रायंगल है जिसमें बीजेपी कहीं फंस न जाए कि बद्रीनाथ अयोध्या के बाद माता वैष्णो देवी की सीट भी बहुत मुश्किल में लगती है। हालांकि वहाँ वोट हो चुका है और 80% वोट हुआ है। दूसरा कि अगर हरियाणा के चुनाव में राजीव जी, पहलवान, एमएसपी का कानून, ये सब बड़े मुद्दे हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो एक कैंपेन है डोंकी रूट को लेकर, जो तमाम बेरोजगार लोग अमेरिका और कनाडा जाते हैं और फंसते हैं चक्करों में, अपनी ज़मीन जायदाद यहाँ बेच के जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हरियाणा जैसे क्षेत्र में जिसमें कि इतना कृषि उत्पाद है, और वहाँ पे भी अगर ऐसा लोगों को जाना लगे, और ये पहले नहीं होता था, ये बीजेपी की सरकारों में होना शुरू हुआ है। तो राहुल गांधी जब यात्रा पे निकलेंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ पे वो किस तरह रेजोनेट करते हैं। मेरे ख्याल से राजीव जी, हरियाणा में कांग्रेस काफी आगे है। अब राहुल गांधी की यात्रा उसको फिनिशिंग टच देगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं हरियाणा की बात, लेकिन हरियाणा से पहले जरा जम्मू कश्मीर की बात की जाए। हमारे साथ जलील राठौर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पहले भी इसी प्रोग्राम में बैठ चुके हैं। जलील जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी चीज कि कल प्रियंका गांधी थी, कांग्रेस ने एक गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि 2 सभाएं थी, जिनमें से एक जो बिलावर की सभा थी प्रियंका गांधी की, उस सभा में उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया। एक तो ये बात जो इम्पोर्टेंट है, जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि परसों की सभा राहुल गांधी कर सकते थे, लेकिन वहाँ भी यही आरोप लगाया गया है। यानी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है वो कांग्रेस को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं करवा रहा है। प्रशासन मतलब एलजी, उसके आगे पीछे तो कुछ देखा नहीं जाएगा। दूसरा है चुनाव का वक्त है तो चुनाव आयोग, ये भी है। तो आखिर चल क्या रहा है, पहली बात। और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या जलील जी यहां भी बीजेपी पिछड़ चुकी है, ये माना जाए? चुनाव का जब आखिरी पड़ाव आ चुका है, लास्ट स्टेज ऑफ दिस इलेक्शन, जिसमें 40 सीटों पे होना है, 50 सीटों में मतदान ऑलरेडी हो गए, और वैसे में प्रियंका गांधी की एंट्री, उससे पहले राहुल गांधी की एंट्री, एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला लगातार और फारूक अब्दुल्ला लगातार दिखाई दे रहे हैं। ज़रा इस पे जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें, इस चुनाव में कैसा क्या चल रहा है और क्यों यहाँ परेशान है बीजेपी? क्यों योगी आदित्यनाथ को उतारना पड़ा, वो भी उधर नहीं, घाटी में नहीं बल्कि जम्मू में, और पीओके की बात ले आई गई यहाँ पर? जलील जी नमस्कार सब दोस्तों को जो प्रोग्राम में हैं और उन दर्शकों को जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आपने जहां तक बात की कांग्रेस के आला लीडरान की, जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं, वो जम्मू में अपनी कैंपेन चलाना चाहते हैं और चलाई भी किसी हद तक। तो उनको क्यों रोका जा रहा है? वो इसलिए कि बीजेपी का गढ़ जम्मू है। कश्मीर में तो बीजेपी को हराने का काम दूसरी पार्टियों ने अपने सर ले लिया है और वो काफी अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं, और उसके नताइज भी शायद बेहतर ही आएंगे। और ये भी सबको मालूम है कि बीजेपी की कोई बुनियाद नहीं है कश्मीर में। अभी तक वो कोई ऐसा दिखा नहीं सके हैं कि जिसे कहा जा सके कि कश्मीर में इनकी कोई फुटिंग है। अगर कहीं फुटिंग है तो वो जम्मू में है। गुज़श्ता इलेक्शन में उन्होंने वहां 25 सीटें जीती थी, जबकि
जो कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने भी वहां अपना खाता खोला था। उसमें मैं पीडीपी की बात करूंगा। पीडीपी ने सन 2014 के इंतखाबात में, इलेक्शंस में 28 सीटें जीती थी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से, जिनमें से 3 सीटें जम्मू से थी और 25 सीटें कश्मीर में थी। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनको कुल मिलाकर 15 सीटें मिली थी और जिनमें से 3 उन्होंने जम्मू से हासिल की थी। तो अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और कुल मिलाकर ये जो जम्मू की सीटें हैं ये 5, 3 और 3 होती हैं 11 सीटें। तो अपोजिशन ने, जो बीजेपी की अपोजिशन है, उसने वहां से हासिल की थी, जिनमें 6 सीटें कश्मीर की रीजनल पार्टीज ने जीती थी। अब की बार जो मामला है, मामला उलट है। उस वक्त वो सेंटिमेंट था, एक हिंदुत्व का वो कार्ड चला था उधर, और दफा 370 के जो मैनिफेस्टो में इन्होंने बात की थी, जो जम्मू के लोगों की शायद उनको लग रहा था कि ऐसा करने से हमारा फायदा होगा मजहबी बुनियादों में, लेकिन नताइज इन 10 सालों में काफी उलट साबित हुए। कश्मीर की निस्बत में जम्मू ने काफी नुकसान उठाया और जम्मू के लोग काफी त्रस्त हैं उस वजह से। वो ये कि जो डोमिसाइल राइट्स हैं उनके जरिए अगर कोई यहाँ पे नागरिकता हासिल करे तो कश्मीर में ऐसे आप देख नहीं सकते हैं कि उतनी तादाद में लोग हैं जिनको डोमिसाइल मिल सकता है। अगर हैं तो वो जम्मू रीजन में। और दूसरी बात, जो जम्मू खुल गया है हमारे मुल्क की 140 करोड़ वाली आबादी के लिए एक छोटी सी जगह है जहां कंफर्टेबल है। अगर कोई बाहर से आना चाहे तो जम्मू में ही कंफर्टेबल है, चाहे मजदूर हो, चाहे सनतकार हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई बिजनेसमैन हो। इसकी वजह से जम्मू अपने आप को बहुत अब जम्मू वाले गैर महफूज, अनसिक्योर समझते हैं और इस वजह से बीजेपी की हालत काफी पतली है वहां पे, क्योंकि लोग काफी नाराज हैं। दफा 370 या 35A हटाने की वजह से जितना भी बाहर सहना पड़ा वो जम्मू को सहना पड़ा। उस वजह से जम्मू के लोग अब समझ रहे हैं कि इसकी वजह से फायदे के बदले नुकसान हुआ है और मजहबी बुनियादों पे अगर उन्होंने कभी सपोर्ट किया है बीजेपी को, उसका उन्हें नेगेटिव इंपैक्ट सहना पड़ा है। इस वजह से वो अब, जबकि कांग्रेस की हालत पूरे देश में बेहतर हो रही है, उसी तरह से जम्मू को भी लिया जा सकता है कि कांग्रेस की हालत बेहतर हुई है और जम्मू के लोगों की जो बीजेपी के तई वो हमदर्दियां थी या बीजेपी के तई सॉफ्ट कॉर्नर था, उसमें जो उनको नुकसान सहना पड़ा है उसमें कमी वाकई हुई है। और शायद बीजेपी समझ रही है कि अगर कांग्रेस वालों को फ्री हैंड दिया जाए, खासकर प्रियंका और राहुल को, जिन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ उनके न सिर्फ पुराने रिश्ते हैं बल्कि खूनी रिश्ते हैं, और जो कि एक सच बात भी है, तो उस वजह से वो बौखलाहट के शिकार होकर शायद ये सारा खेल खेला जा रहा है। मेरी नजर में यही कुछ है कि कांग्रेस की राह में रुकावट डालने के मकसद के पीछे ये है कि अगर जम्मू में हालत खराब है, ये मजीद खराब न हो जाए राहुल और प्रियंका की कैंपेनिंग से, और इसी वजह से शायद प्रियंका के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, या राहुल की जो रैलियां हैं उनके बारे में जो आप कह रहे हैं कि उनमें रुकावट डाली जा रही है, रुकावट डाली गई। इसके पीछे यही मकसद है कि जम्मू की कॉन्स्टिट्यूएंसी आधी से ज्यादा हार चुकी है बीजेपी, और इसी वजह से, डर की वजह से अब ये नहीं चाहती कि बिल्कुल जम्मू में हालत ऐसी हो कि मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। इसी वजह से कांग्रेस के लोगों को रोका जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि 25 सीटें पिछली बार जीती थी कांग्रेस, नहीं बीजेपी, वहां जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, खासकर जम्मू रीजन में। लेकिन इस बीच ये ब्रेकिंग खबर आपको बता रहा हूं, अभी से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि तबीयत बिगड़ गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की। उसके बाद उन्होंने जो कहा है, बहुत मजेदार बात उन्होंने रखी है। जसरोटा में तबीयत बिगड़ने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या बोले? वो बोले कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को ... यानी मोदी को हटा नहीं दूंगा। ये बात कहना अपने आप में एक हिम्मत वाली बात है, एक मजबूत इरादे वाली बात है, और उस नेता के लिए जो एक सबसे पुरानी पार्टी को लीड कर रहा हो, उसका अध्यक्ष हो, और उसकी जुबान से निकली हुई ये बात बहुत दूर तक कार्यकर्ताओं के दिल तक जरूर पहुंचेगी। और ये बात आज दिन में जब बीमार पड़े, जब तबीयत बिगड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे की, उसके बाद उनका थोड़ा बहुत इलाज कराया गया, और उसके बाद इन्होंने जब अपने आप को थोड़ा स्टेबल पाए तो ये बात
उनकी तरफ से आई कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि मोदी को ... समझने वाले समझ लेंगे कि क्या इन्होंने कहा है, लेकिन मैं इतना ही समझ रहा हूं कि जब तक कि मोदी को कुर्सी से हटा न दूं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और हेमंत कुमार जी, कुर्सी से हटाने में नरेंद्र मोदी की कुर्सी जो है उसको खींचने में नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और उसी राज्य में, उसी राज्य की राजधानी में आप विराजमान हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कारण है कि नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से पब्लिक में आ ही नहीं रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जब जेपी नड्डा पहुंचते हैं तो उनसे मुलाकात भी नहीं करते हैं। और आज वो दिल्ली चले आए और सुना जा रहा है कि दिल्ली में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। ये क्या कुछ चल रहा है, इसलिए ये सारी बातें दोस्तों हम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार की अचानक बात क्यों करने लगे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 तारीख के बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे इसकी चिंता भी शायद अब बीजेपी को हो रही है, इसलिए ये बात हम कर रहे हैं। और ये बात इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कुछ अगर आगे बढ़ते हैं तो चंद्रबाबू नायडू क्या बैठे रहेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि उससे पहले इधर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, जिस ढंग से परेशान है बीजेपी, और अपनी परेशानी में बीजेपी के नेता जिस ढंग के भाषण दे रहे हैं, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसके बाद क्या ये जो 1 तारीख का चुनाव है जम्मू कश्मीर में, उस चुनाव के बाद क्या यहां फिर से वही हिंदुत्व कार्ड चलेगा जो शक्ति की बात आज कर रहे थे अमित शाह, जिस नवरात्रि की बात कर रहे थे कि नवरात्रि में आप वोट दीजिएगा ताकि शक्ति की जीत हो, जिस शक्ति का अपमान किया राहुल गांधी ने, ये फिर नवरात्र पे आ गए। और अभी कुछ दिन पहले एक विजुअल आपने और भी देखा होगा, जब एक बछड़े को, एक गाय ने बछड़ा पैदा किया, उस बछड़े को का पूजा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7RCR में। अब तो लोक कल्याण मार्ग हो गया है। तो ये सारी चीजें जुड़ रही हैं, कनेक्ट होती हैं, इसलिए मैं रख रहा हूं। हेमंत जी। धन्यवाद राजीव जी। हम लोगों ने पिछले ही डिबेट में इस बात पर चर्चा की थी कि आप जम्मू कश्मीर का चुनाव निपटने दीजिए, उसके बाद जो लोग वहां पर मुहर्रम और ईद दोनों मौकों पर वो गैस सिलेंडर बांट रहे थे, तो उनको अब ये वो सब भूल करके और यहाँ पर उनका शुरू हो जाएगा हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मीट मटन मछली ये सब। तो उसकी झलक अब मिल गई है। जो अमित शाह जिस तरह से बोल रहे थे अयोध्या को लेकर के, लेकिन उनको ये पता नहीं ये सब बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि अयोध्या ने तो उनको सबक सिखा दिया। अब राहुल गांधी तो नहीं गए थे वहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, और वो इसलिए नहीं गए थे कि उनको वो कोई नास्तिक हैं या किसी धार्मिक आयोजन में वो नहीं जाते हैं, बल्कि इसलिए नहीं गए थे कि उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी का राजनीतिक आयोजन है, मैं इस वजह से मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो इसके बावजूद अयोध्या की जनता ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। तो अब राहुल गांधी पर अयोध्या का अपमान करने, श्री राम का अपमान करने की बात कह करके बहुत कुछ बीजेपी हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन इतना तय है कि जो हम लोगों ने पहले भी ये कहा था कि बीजेपी अपने कोर इशू से जल्दी भागती नहीं है, उस पर लगातार वो स्ट्राइक करती रहती है, कभी अपने प्रमुख नेताओं के जरिए, कभी अपने सेकेंड टायर थर्ड टायर लीडरशिप के जरिए। तो ये उस पर ये काम करते रहते हैं। तो अमित शाह जी ने उसकी शुरुआत कर दी है वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोंकी रूट वाले मसले पर जिस घर में राहुल गांधी गए थे, आप बताइए कि राहुल गांधी से तमाम तरह की किसी की असहमति हो सकती है, कांग्रेस से असहमति हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में इस लेवल को कौन व्यक्ति एड्रेस कर रहा है, लोगों की संवेदनाओं को कौन व्यक्ति जाकर के एड्रेस कर रहा है? आप एक व्यक्ति है जो लोगों का दर्द बांट रहा है, लोगों का दर्द सुन रहा है। एक व्यक्ति जो है वो लोगों के दर्द छिपा रहा है, उस पर पर्दा डाल रहा है। प्रधानमंत्री जी जहां कहीं भी जाते हैं, किसी बच्चे से मिलते हैं, किसी परिवार में अगर चले जाते हैं, तो पेश ये किया जाता है कि सब कुछ रोजी रोजी है, गुलाबी गुलाबी है। जो महिला उनसे मिलने के लिए अमेरिका चली गई, उसका मकसद क्या था कि हम आपसे मिल करके हम बहुत धन्य धन्य हो गए, वो हमारे भाग्य खुल गए जो हमारी मुलाकात आपसे हो गई, हमने आपको छू लिया। लेकिन राहुल गांधी से भी एक महिला मिली और उसने अपना दर्द सुनाते सुनाते वो रो पड़ी। तो ये अंतर है
इस अंतर पर कौन बात करेगा? ये राहुल गांधी से बहुत तरह की असहमति लोगों की हो सकती है, लेकिन ये क्या इस पर बात करने की जरूरत नहीं है कि कैसे लोग अपना घर जमीन जायदाद बेच करके और अमेरिका जा रहे हैं और तमाम तरह का कष्ट उठा करके रास्ते में मारे जाएंगे, किसी माफिया गिरोह के हाथ फंस जाएंगे। ये तमाम तरह की जो बाधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, उसको पार करके लोग जा रहे हैं। उस परिवार का एक बच्चा किस तरह रोता है बिलख बिलख करके अपने बाप को लेकर के। तो ये दर्द तो मुझे लगता है कि बीजेपी में बांटने की ताकत आज की तारीख में किसी को नहीं है। तो राहुल गांधी का डर उनको सता रहा है और कांग्रेस ने जो हरियाणा में जो एक तरह से जिस तरह की यात्रा की घोषणा की है, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि और इनकी मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि वहां जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस को और जितनी नाराजगी लोगों के बीच में है हरियाणा में, वो साफ साफ दिखा रहा है कि इनके लिए बहुत अच्छे दिन वहां पर नहीं आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जो आपकी आवाज़ चली गई हेमंत जी, आपकी आवाज़ चली गई। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हर बार थोड़ी देर आप बोलते हैं और आपकी आवाज़ चली जाती है। ये स्विच किसके पास है देखना पड़ेगा, है ना, ये पता करना पड़ेगा कि आपकी स्विच किसके पास है। शायद ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, जोड़ते हैं फिर से। हम उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ कोई वो साहब नहीं है जो स्विच ऑफ कर रहे हों। आते हैं आपके पास, अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं, और ख़ासकर राहुल गांधी की जो ये पदयात्रा शुरू हो रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? और अब बिल्कुल चुनाव जो है उफान पे है, शबाब पे है, और वैसे में राहुल गांधी हरियाणा पर फोकस्ड, और परसों 1 तारीख है और जम्मू कश्मीर का चुनाव समाप्त हो जाएगा, रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। कितना असर राहुल गांधी का इधर पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको हरियाणा पे? राजीव जी, राहुल गांधी का हरियाणा पे काफ़ी असर पड़ेगा, और राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, ये एक तरीके से देखा जाए तो उस भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन भी इसको समझा जा सकता है। एक तो जो डंकी रूट की बात है राजीव जी, वो डंकी मसला जो है वो पूरे हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से है और पंजाब में भी है, मतलब दोनों राज्य इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। और आपको याद होगा कि ये खबर आई थी कि यूएस से 100 से ज़्यादा जो थे वो डिपोर्ट किए गए थे, जो डंकी रास्ते से पहुंचे थे। उनमें लगभग 80 जो थे वो हरियाणा के लोग थे। राहुल गांधी जिस घोगड़ीपुर गांव में गए थे, उस घोगड़ीपुर गांव में के आसपास भी उनसे मिलने के लिए आए कुछ 7-8 लोगों के परिजन उनसे वहाँ घोगड़ीपुर में ही मिलने आ गए थे। तो राहुल गांधी और राजीव जी जिस तरीके से उन्होंने ये अपना रूट बनाया है, लगभग शायद 30 विधानसभा क्षेत्रों को उनकी ये यात्रा कवर करेगी। यानी आप समझिए कि 30 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं हरियाणा में। और राजीव जी, किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने, मुझे ध्यान पड़ता है कि 70 सालों के कभी इस तरीके से कोई कैंपेन नहीं किया होगा कि डोर टू डोर इस तरीके से कोई 30 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ पहुंच जाए। तो राहुल गांधी जो नए करिश्मे करते रहते हैं, नए अजूबे करते रहते हैं, उसी के तहत इसको देखा जाना चाहिए। और ये एक तरीके से देखा जाए जो बम्बार्ड होता है, वो एक तरीके से राहुल गांधी ने चुनावी बम्बार्ड कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये खबर सुनते ही राजीव जी बौखला गई है, ये साफ समझ में आता है अमित शाह जी के वक्तव्य से। और जो ऐसा मैंने कहा था कि 1 तारीख के बाद ये हिंदू, मुसलमान और मछली, मंगलसूत्र, मटन पर लौटेंगे, तो अब इसलिए इतना घबरा गई 1 तारीख का भी इंतजार नहीं किया, ये आज से ही चले आए हैं कि अब इस पर कार्रवाई शुरू करनी है। तो अब ये इस पर पढ़ेंगे। तो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, और राहुल गांधी जिस तरीके से जनता के बीच जाकर जनता की बात कर रहे हैं, और जो उनकी ये यात्रा है राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान करने वाली होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे सहयोगी हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा परेशानी का सबब होगी, क्योंकि राहुल गांधी जनता से अब सीधे सीधे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और हेमंत जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मिल रही है आवाज आपकी। जी जी, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं नीतीश कुमार वाले मसले पर आता हूं कि नीतीश कुमार, आप याद करें कि जेपी नड्डा 1 महीने में दूसरी बार बिहार के दौरे पर आए थे, और पिछली बार जब वो आए थे तो नीतीश कुमार ने उनकी सभा में ही मंच से कहा था कि हमसे गलती हो गई थी, अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली, और इस बार ऐसा हुआ कि नड्डा साहब जब आए तो नीतीश कुमार ने उनसे मिलना भी
जरूरी नहीं समझा। हालांकि ये कुछ जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार उनसे मिलते ही, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर नड्डा आए थे तो उनसे नीतीश से मुलाकात उनकी होनी चाहिए थी, क्योंकि जो राजनीतिक पूरा ये है माहौल है उसमें जो सीटों को लेकर के, बातचीत को लेकर के ये सब था, तो नड्डा से उनकी मुलाकात नहीं हुई। और उसके पहले गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया कि स्कूलों में दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों को 12 दिन तक की छुट्टी दे दी जाए। तो इस पर जेडीयू के एक प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद, उनका बयान आया कि गिरिराज सिंह दुर्गा पूजा में प्रेम और सद्भाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें, और उनको अगर ज्यादा ये है तो अपने पैसे से लोगों को फलाहार करवाए। तो ये पहली बार इस तरह से जेडीयू की ओर से ये जवाबी हमला हुआ है गिरिराज सिंह पर। अब तक तो आरजेडी और विपक्ष के लोग क्या करते थे, लेकिन जेडीयू की ओर से ऐसा हुआ है। नीतीश कुमार जी उस मुलाकात के बाद, पिछली बार जब नड्डा साहब आए थे, उसके बाद से लगातार चुप हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी तरह का बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि देखिए, बीजेपी ने इस बार ये तैयारी कर रखी है कि नीतीश कुमार चाहे तो हमारे साथ रहेंगे और नहीं तो नीतीश कुमार किसी दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। अब समझ जाइए कि मैं दूसरी जगह कहां जाएंगे नीतीश कुमार, उसका नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको इशारा कर दे रहा हूं कि बीजेपी ने तय कर रखा है कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे और नहीं तो वो किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो कहां जाएंगे ये आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के बारे में उनकी क्या प्लानिंग है। उसको यहां से जोड़कर देखिए कि जो संजीव हंस के यहां जो छापा पड़ा था ईडी का, उस छापे में बहुत बड़ा ये छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है, और उसने एक तरह से बीजेपी को पूरा मौका दिया हुआ है बिहार की पूरी सियासत को एक तरह से मांझने। चलिए, फिर आपकी आवाज़ चली गई। अब लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आप जो बता रहे थे, बिहार की सियासत में बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, इस पर निगाहें सबकी टिकी रहेंगी। दूसरी तरफ अभी से थोड़ी देर पहले जब शुरुआत में अपनी प्रस्तावना में आपको दिखाया था, बताया था, अभिषेक मनु सिंघवी की बाइट जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि निर्मला सीतारमण, ईडी के कुछ अधिकारी और जेपी नड्डा, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज को वहां बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के आदेश पर FIR दर्ज की गई है। और इस FIR में कहीं ना कहीं आरोपी नंबर 1 बनाया गया है निर्मला सीतारमण को, आरोपी नंबर 2 बनाया गया है ईडी को, आरोपी नंबर 3 बनाया गया है जेपी नड्डा को। और इन लोगों के ऊपर आरोप क्या है? इन लोगों के ऊपर आरोप है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप है। जबरन वसूली ये अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये सब कुछ यहाँ है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत खुला हुआ ये चुनाव दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि ये मात्र 2 चुनाव नहीं है प्रेम कुमार जी, इसके आगे भी कई चुनाव हैं। और इन सब के बीच अभी जो थोड़ी देर पहले ग्राफिकली भी दिखाया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक, उनकी बाइट आ गई है। जरा उनकी बाइट सुन लेते हैं वीडियो के जरिए, क्योंकि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को कभी भी, हमेशा उनको उत्साह में देखा और कभी भी उनकी तबीयत खराब ऐसे नहीं देखी, जबकि आज दिन में जब वो भाषण दे रहे थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी अचानक। क्या कुछ कहा है तबीयत खराब होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उसको देखते हैं और उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूं, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। तो ये सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे। 83 ईयर्स का हो गया हूं लेकिन तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा, जिंदा ही रहूंगा। प्रेम कुमार जी, ये एक उत्साह दिखाई देता है मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पे, जबकि वो थकान और तबीयत बिगड़ने के बाद की जो परिस्थितियां होती हैं वो शारीरिक रूप से वो सब दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वो उत्साह दिखाई देता है। यहीं से ज़रा आपकी बात। जी राजीव जी, शुक्रिया एक बार फिर।
देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से उनकी तबीयत खराब हुई तो एक सहानुभूति भी लगती है। इस उम्र में इतनी विपरीत मौसम में लगातार बिना थके हुए वो काम करते हैं और जो दिखता है स्क्रीन पर उतना ही काम नहीं करते, बल्कि अपने दफ्तर में उनके मिलने वालों का तांता रहता है, राजनीतिक कार्यक्रम रहते हैं, लगातार उनको करते रहना पड़ता है। ऐसे में तबीयत बिगड़ जा रही है तो एक बात तो चिंता की है, लेकिन इसके बावजूद जो वो मॉरल डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, वो डिटर्मिनेशन एक सोशल कमिटमेंट और पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ है। और वो कमिटमेंट है कि जिस बात के लिए उनको कुर्सी मिली है, जिस परिस्थिति में उनको कांग्रेस अध्यक्ष का पद मिला है और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को राहुल गांधी के साथ मिलकर के पुनर्जीवित और नए संस्करण में खड़ा किया है, तो उसको उसका राजनीतिक गंतव्य यानी सत्ता जरूर वो दिला कर रहेंगे और इसके लिए नरेंद्र मोदी को हटा कर रहेंगे। ये जो संकल्प वो जता रहे हैं ये बहुत बड़ा है और बड़ा इस मायने में भी है जो आने वाली पीढ़ी का नेतृत्व होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो उनके लिए ये सीखने की बात होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे व्यक्ति कितना बड़ा संकल्प, कितना बड़ा निश्चय लेकर के बैठते हैं कि मृत्यु को भी पास आने की इजाज़त वो नहीं देते। हमारे समाज में बहुत सारी बातें होती हैं, जब मंतव्य पूरा हो जाता है, संकल्प पूरा हो जाता है, जीने की चाहत नहीं होती है, तब वो स्वर्ग धाम जाने के लिए, मोक्ष जाने की कामना में खुद को ही नष्ट कर लेते हैं, खुद को ही प्राण त्याग देते हैं। विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरीके भी प्रचलित हैं और ये बात भी कही जाती है कि जब तक मन नहीं हारता है तब तक प्राण नहीं निकलते हैं। ये सब परंपरा में बातें हैं। तो इस चीज़ को मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीतिक परिवेश में ये तय कर दिया, हम मन से नहीं तैयार होने वाले हैं प्राण त्यागने के लिए, हम जीवित रहेंगे और तब तक जीवित रहेंगे जब तक राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर देते। मैंने थोड़ा विस्तार में इसलिए बताया क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में ये चेहरा है, ये बात है और इसकी दूर तक जो हनक है वो पहुंचेगी। आने वाले समय में हमेशा हम इस विजुअल को देखते रहेंगे, उनकी बात को सुनते रहेंगे। इसके बाद अगर हम दूसरी बात पर आए तो दूसरी बात कर्नाटक में जो घटना घटी है उसके परिप्रेक्ष्य में ये बोले, हम लोग लंबे समय से राजीव जी जिन बातों को कहते रहे हैं, जो फौरी तौर पर जिसको सत्ता पक्ष नकारता रहा है, वो सारी बातें सही साबित हुई हैं। हम लोग बुलडोजर का विरोध करते रहे कि बुलडोजर गलत है, ये बुलडोजर न्याय नहीं अन्याय है और उसको सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा रहा है। हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का हमेशा से विरोध करते रहे, लेकिन आखिरकार उसको सुप्रीम कोर्ट से भी मान्यता मिली। हम लोग ये कहते रहे कि ये डरा करके धमका करके सीबीआई ईडी आईटी का उपयोग किया जा रहा है, वो बातें भी अनेक उदाहरणों में साबित हुई। लेकिन अभी जो कर्नाटक में बातें साबित हुई हैं, ये बहुत बड़ी बात है और सारी बातों का एक तरह से आईना है कि इस देश की वित्त मंत्री एक्सटॉर्शन कर रही है। आरोपी नंबर 1 गृह निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एक्सटॉर्शन कर रही है। आरोपी नंबर 2 देश की सबसे बड़ी प्रीमियर एजेंसी ईडी के साथ मिलकर के, किसके लिए? आरोपी नंबर 3 जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के लिए। आरोपी नंबर 4 अध्यक्ष कर्नाटक बीजेपी विजेंद्र के लिए। यानी सत्ता के 2 महत्वपूर्ण चेहरे वित्त मंत्री और ईडी दोनों मिलकर के बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को लाभार्थी बनाने के लिए तीसरे का एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और वो सैकड़ों करोड़ में है, हजारों करोड़ में है वो अमाउंट। तो ये एक इससे बड़ा आईना और क्या हो सकता है? ये बात जो जो आरोप लगाए जाते रहे वो सब साबित हुए हैं। इसी आईने में आप आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को जो जेल में रखा गया, पीएमएलए का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ, जिस तरीके से वो जेल से बाहर आए हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि एक पैसा हमारे घर से नहीं मिला फिर भी हमको जेल जाना पड़ा, जैसे हेमंत सोरेन को जेल में जाना पड़ा किसी और मामले में। तो ये सारी बातें और इसके बरक्स दूसरी तरफ
75-76 हजार करोड़ रुपए का घोटाला बता करके जिस व्यक्ति को आपने डिप्टी सीएम बनाया, वैसे उदाहरणों की सीरीज को आप सामने रख लीजिए तो पता चलता है कि कैसे लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, हर विपक्ष को निहत्था करने के लिए उसको जेल भेजना, उसके खिलाफ में तरह तरह के छापेमारी कराना, परेशान करना, लुभाना, अपने साथ जोड़ना, पार्टियों को तोड़ना, विधायकों को खरीदना, सरकारों को गिराना, ये सारी चीजें जो चलती रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए, लोकतंत्र को दबाने के लिए, तानाशाही को स्थापित करने के लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए हुआ है। ये चीजें साबित हो गई हैं। आज अब खड़ा होने का वक्त है, राजनीतिक दलों को भी, आम नागरिकों को भी, प्रबुद्ध लोगों को भी, क्योंकि अब नहीं बोलेंगे और कितने उदाहरणों का इंतजार करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, कितने उदाहरणों का इंतजार करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि चुनाव का वक्त है और आने वाले समय में भी चुनाव होने हैं, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब यहाँ से किसकी गाड़ी जो है वो और तेज़ रफ्तार से भागेगी और किसकी गाड़ी पर ब्रेक लगने वाली है, ये सब भी हम समझेंगे। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे आप देखते हैं, चाहे निर्मला सीतारमण की बात हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आज कहा है तबीयत बिगड़ने के बाद फिर से वो उठते हैं और अपनी बात रखते हैं, उस जज्बे को आप देख रहे थे, और उनके अलावा राहुल गांधी की जो रणनीतियां हैं वो, और उन सब के बीच बीजेपी कहीं ना कहीं यहां फिर से, क्या आपको लगता है कि बैकफुट पर नजर आ रही है? नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनिए, जेपी नड्डा के भाषणों को सुनिए, आप अमित शाह के, हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यही मोर्चा संभाले हुए हैं, यही लगता है कि इस चुनाव को, दोनों राज्यों के चुनाव को जिताकर ले जाएंगे, ये शायद बीड़ा उठा रखी हो इन लोगों ने, लेकिन क्या देखते हैं आप बारे में कि कांग्रेस वाकई खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसा अध्यक्ष है जिसका आधी शताब्दी का तो संसदीय इतिहास है, और क्या उनकी अपब्रिंगिंग है, कहां से वो निकल कर आए हैं जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आप देखिए कि कितनी तबीयत खराब हो गई, हम लोग देख रहे थे स्क्रीन पर, कितनी तबीयत खराब होने के बाद भी उनकी आवाज में वो खनक है। ये है पॉलिटिकल कमिटमेंट। कांग्रेस के तमाम युवा कार्यकर्ताओं को इसको देखना चाहिए कि ऐसा कमिटमेंट होगा तब आपके सामने कोई भी चुनौती जो है वो नहीं है, फिर आप कुछ भी लड़ाई जीत सकते हैं। ये कांग्रेस के लिए काफ़ी उत्साहजनक बात है कि उनके पास एक ऐसा अध्यक्ष है, 83 साल उम्र है, तबीयत खराब हो गई और फिर भी आवाज़ में जोश है। दूसरी बात, देखिए मोदी और अमित शाह, मुझे लगता है कि एक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि डू और डाई बैटल, अस्तित्व की लड़ाई, क्योंकि हरियाणा के चुनाव के बाद हम लोग अभी से देख रहे हैं कि आरएसएस किस तरह से एक्टिव हो गई। कुछ चुनाव राजीव जी जो है वो बहुत लंबा सफर तय करते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं कि वहां से राजनीति बदल जाती है। एक इलाहाबाद का 1988 का चुनाव हुआ था, वीपी सिंह का उपचुनाव था, राजीव गांधी की सरकार थी। उस उपचुनाव में वीपी सिंह जीते और वहीं से राजीव गांधी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अभी हाल का एग्जाम्पल देता हूं कि लोकसभा में जो बीजेपी अपने दम पे सत्ता में नहीं आ पाई और बैसाखियों के साथ है, इसकी शुरुआत पिछले साल कर्नाटक के चुनाव से हो गई थी। 2023 के कर्नाटक के चुनाव से वो पलट गया था सिक्का, और ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव यही काम करने जा रहे हैं कि यहाँ से राजनीति एक नई सड़क पे चलेगी। और आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो डरे सहमे हैं, जो हताश हैं, जिनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, जिनको राहुल गांधी जिनके लिए कहते हैं कि डरो मत, उन सब के अंदर ये हौसला आएगा
अभी आप कह रहे थे कि अमित शाह और मोदी ही चुनाव प्रचार में, सही बात है, और कोई नेता दिखता नहीं है, क्योंकि उन्हीं के सर्वाइवल का सवाल है। और जनता को बेवकूफ बिल्कुल ना समझें। देखिए, अब राहुल गांधी के खिलाफ आलू सोना वाला वीडियो नहीं काम कर पाएगा, वो समय निकल गया उसका। दूसरी बात कि देखिए, जनता को आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए, अयोध्या का विरोध करते रहे। जनता को यह भी मालूम है कि आप नहीं बता रहे, लेकिन उनको मालूम है कि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्य नहीं गए थे। जनता के पास जो सूचनाओं का सूत्र है वो केवल बीजेपी नहीं है। और अब वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या ये जो इनका मीडिया है बीजेपी समर्थित, उसके अलावा भी तमाम सारे चैनल्स हैं, सूचना के तंत्र हैं, आपके जैसा चैनल है जहां पे खबरें जाती है जनता के पास। आप देखिए ना कि राहुल गांधी का एक वीडियो, राहुल गांधी अपने आप में तो न्यूज चैनल नहीं है, तो राहुल गांधी का एक वीडियो किस तरीके से इलेक्शन इशू बन गया 3-4 दिन के अंदर। तो अब ऐसा नहीं होगा कि अमित शाह कह देंगे कि राहुल गांधी ने किसी चीज की इंसल्ट की और लोग मान लेंगे हाँ राहुल गांधी ने इंसल्ट की। अब वो समय निकल गया। अब वो जनता बहुत एजुकेट हो चुकी है, क्योंकि इतनी बार धोखे दिए हैं। और कैसे भूल जाएंगे किसान कि आप संगीने ठोक रहे थे सड़कों पे, आप कटीले तार लगा रहे थे। किसानों की, राजीव जी, ट्रेनिंग हो रही। कल ही मैं बता रहा था न्यूज पॉइंट में कि किसानों की गांव-गांव ट्रेनिंग हो रही है। जो जेलों में किसान गए वो ही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से जब बीजेपी को जवाब कैसे देना है। और बीजेपी के नेताओं से वो पूछ रहे हैं कि भाई गोली क्यों चलाई थी, रास्ता क्यों रोका था। इन 2 चीज का जवाब दो, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे जी। तो इसलिए चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं कि आप पाकिस्तान करोगे, आप वो कोई 370 की बात कर दोगे तो हरियाणा के लोग मान जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि आपने आंसू गैस चलाई थी, आपने गोली चलाई थी आपकी सरकारों ने। ऐसा नहीं होगा। इतना जनता में बुद्धि विवेक इतना ज़्यादा है कि ये सब संभव नहीं है कि आप कहेंगे और लोग मान लेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता कुछ एक इको चैम्बर में फंस गए हैं। उनको दूसरी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही, अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये बड़ा मुश्किल दौर होता है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए। जी राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप इकोसिस्टम में और इको चैम्बर में फंस जाएं। इकोसिस्टम इसलिए याद आता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उसका जिक्र ज़्यादा करते हैं, लेकिन इको चैम्बर की बात कर रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। और यहाँ से कहीं ना कहीं जब हम इन 2 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी 8 अक्टूबर की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके बाद की तस्वीरें बहुत कुछ दिखाई दे रही हैं, जिसमें बिहार भी है, जिसमें आंध्र प्रदेश भी है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, और जिसमें चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव होना है, जिसमें झारखंड भी है। बिहार का चुनाव भी अगले साल होने हैं और उस चुनाव से पहले क्या गतिविधियां चल रही हैं अभी उस पर प्रकाश डाल रहे थे हेमंत कुमार जी हमारे साथी। तो इसलिए भी हेमंत जी एक बार जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, फिर जलील जी आपके पास आता हूं और जरा आपके जरिए भी थोड़ा सा और जम्मू कश्मीर की राजनीति को समझेंगे। लेकिन हेमंत जी, उससे पहले क्या इधर के जो चुनाव हो रहे हैं इसका असर भी, इसकी चर्चा उधर भी है क्या, और इसका असर आपको पड़ते हुए खासकर बिहार झारखंड में दिखाई देता है क्या, जो अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल राजीव जी, ये इन 2 राज्यों के चुनावों को लेकर के काफी चर्चा है, लोगों की निगाहें हैं और इसको लेकर के यहाँ की राजनीति भी बदलेगी, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है वो चर्चाएं निराधार नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको पहले ही संकेत दिया कि नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी ने इस बार दूसरे तरह के इंतजाम किए हैं। और उस इंतजाम में एक बड़ा इंतजाम था जो संजीव हंस के यहाँ छापे पड़े, उसने बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे हैं जिसके जरिए कई लोगों के टेटुए दबाए जा सकते हैं, और ये औजार बीजेपी के ने अपने पास रखा है। लेकिन इसको लेकर के ये है कि जो सियासत में है सब कुछ बिल्कुल एक
एक रेखीय ढंग से नहीं चलता है। तो इसमें ये है कि जो नीतीश कुमार को लेकर के जो चिंताएं बीजेपी के भीतर में है, वो इसलिए है कि बीजेपी के भीतर बिहार में ही कई ऐसे प्रेशर ग्रुप बन गए हुए हैं जो पार्टी में बहुत अच्छा माहौल नहीं है। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, 1 करोड़ का लक्ष्य है, अभी तक सिर्फ 36 लाख लोगों के सदस्य बनने की बात कही गई है। और सदस्यता यहाँ ये है कि जो पुराने सदस्य होते हैं उनको रिन्यू किया जाता है, उनकी सदस्यता एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, फिर उसको रिन्यू किया जाता है। तो इस तरह का है। तो उसमें यहाँ जो प्रेशर जो ग्रुप जो है अलग अलग, उसमें एक नित्यानंद राय है जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ पर सम्राट चौधरी हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उसके अलावा एक संजय जायसवाल हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं, फिर अभी दिलीप जायसवाल हैं। तो ये इतने सारे जो ग्रुप हैं, उसके अलावा एक विजय सिन्हा है जो उप मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम जो हित है, उन हितों का टकराव ये है कि नड्डा साहब को आना पड़ता है और लोगों को कहना पड़ता है कि ये सदस्यता अभियान गति क्यों नहीं पकड़ रहा है, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं। और वो आते हैं अपना पार्टी कार्यालय में, लोगों को भाषण देते हैं, फिर वहां से वो चले जाते हैं। तो बीजेपी के भीतर में जो एक कला है जो अभी सतह पर उत्तर नहीं आया है, लेकिन अंदर में चल रहा है। दूसरे की बीजेपी से जेडीयू का जो रिलेशनशिप है वो उसको लेकर के भी काफी साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि गिरिराज सिंह को लेकर के जो बयान जेडीयू की ओर से आया, ऐसा बयान कभी आता नहीं रहा है। गिरिराज सिंह लगातार लंबे समय से इस तरह के बहुत उत्साहपूर्ण और बहुत विद्वेषपूर्ण बातें करते रहे हैं, लेकिन उनको कभी इस तरह की चेतावनी नहीं मिली है। पहली बार जेडीयू ने उनको चेतावनी दिया। हालांकि वो प्रवक्ता है, बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उनसे शीर्ष नेतृत्व ने यह बयान दिलवाया है कि आप दुर्गा पूजा में माहौल खराब मत कीजिए। अब ये एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह की चेतावनी देना, ये अपने आप में गौर करने वाली बात है। तो चीजें सहज नहीं है। और एक बात और है कि नीतीश कुमार की बाह मरोड़ने की जो कोशिश होती है, तो नीतीश कुमार इतनी जल्दी पटखनी खाने वाले व्यक्ति नहीं है, ये बात तय है। और वो जो चाहते हैं कि हमारी पार्टी को लायन शेयर मिले इस बार के विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर के मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत सारी चीजें तय होगी कि आखिरकार इनका रिश्ता किस तरह से आगे बरकरार रहेगा। लेकिन ये तय है कि इन 2 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आएंगे, उन नतीजों को लेकर के बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते पर इसका अच्छा खासा असर आपको दिखाई देगा। और झारखंड में तो आप देख लीजिए कि कल्पना सोरेन जिस तरह से इमर्ज कर रही हैं, मुझे लगता है कि एक ऐसा उनको अवसर मिला कि उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली इतना प्रूव किया है कि मुझे लगता है कि एक झारखंड में एक महिला नेता के रूप में ऐसी पहचान उन्होंने बनाई है और इंडिपेंडेंट ढंग से, कि उसका काफी मुझे लगता है कि असर वहां होने वाला है। और ये हेमंत सोरेन के लिए, विपक्ष के लिए एक फायदे का ये मुझे संकेत है, क्योंकि जब उनकी एंट्री हुई थी तो थोड़ा वो दबे स्वर में बात कर रही थी, लेकिन अब इतने दिनों में उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है। तो झारखंड की सियासत में एक तरह से आज की तारीख में हेमंत सोरेन की पार्टी, उनकी सरकार, जो बीजेपी जितने तरह से के उपाय कर रही है, वहां तरह तरह के लोगों को अभी ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का उधर देवघर का दौरा हुआ, और हेमंत बिस्व शर्मा तो लगता है कि एक दूसरा घर उन्होंने झारखंड में बना लिया हुआ है। वो लगातार वहीं रहते हैं, वहीं आते जाते रहते हैं। तो तमाम तरह की कोशिशें जो है वहां झारखंड को डिस्टेबलाइज करने की वो चल नहीं पा रही है। और जब नतीजे जिन 2 राज्यों के आएंगे तो इसका असर झारखंड में भी मुझे लगता है कि दिखाई देगा और बिहार में भी दिखेगा। नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी आश्वस्त बिल्कुल नहीं है, और उनके इसकी वजह मैंने बताया कि पार्टी के भीतर का अंतरकलह, और दूसरा नीतीश कुमार को साधने के लिए बीजेपी ने जिस तरह के उपाय किए हैं, और मैं उनका नाम मैंने पहले भी लिया था, संजीव हंस के यहाँ छापा, वो साधारण बात नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी राजनीति है, और उसके जरिए बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को साधा जाए। तो एक मौका तो था वो सृजन घोटाला वाला, और उसके बाद एक ये मौका है जो बीजेपी ने उसको सजो करके रखा हुआ है। उस अस्त्र का इस्तेमाल होगा या क्या होगा ये भविष्य तय करेगा, लेकिन बीजेपी
इस बार उस तरह से नीतीश कुमार के साथ पेश नहीं आएगी। जब पिछली बार जब होता रहा है कि नीतीश कुमार मन किया तो वो झोला उठाए लेकर के चल दिए, तो इस बार नहीं होगा। इस बार लड़ाई होगी और वो मैदान में लड़ाई होगी। जी बिल्कुल, लड़ाई होगी और मैदान में लड़ाई होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे थे और इसके जरिए यानी बिहार के जरिए कैसे यहाँ पर या इधर जो 2 राज्यों के चुनाव हैं इसके जरिए कैसे बिहार को हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार की क्या गतिविधियां चल रही हैं, इन सब पर पैनी निगाह रख रहे हैं हमारे साथी हेमंत कुमार जी जो अपनी बात रख रहे थे। अब जलील जी जरा आपके पास आना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का कितना असर आप देखते हैं वहाँ जब आप बैठे हैं और वहाँ से अगर आप इधर मैदानी भाग को देखते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या उधर बिहार, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, और इसमें जलील जी आज की तारीख में क्या कुछ अभी जबकि 50 सीटों के चुनाव हो चुके हैं, 50 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 40 सीटों पर बाकी है, किधर जाता हुआ दिखाई देता है ये चुनाव, सीधे शब्दों में अगर पूछूं तो? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है, वो मुल्क की सियासत यानी कि देश की सतह पे क्या चल रहा है उस पर काफी गहरी नजर होती है। और यहाँ के लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी की जो सियासत है वो डिवाइड एंड रूल वाली सियासत है, और शायद बीजेपी को भी पता है कि यहाँ के लोग इस हवाले से बहुत ज्यादा बालिग नजर हैं। आप देखें कि यहाँ राहुल गांधी जी भी आ गए और मोदी जी भी आ गए। मोदी जी जब कश्मीर आए तो उन्होंने जो बात की वोट मांगते वक्त, उन्होंने 3 खानदानों को निशाना बनाया, यानी कि अब्दुल्ला खानदान पीडीपी और गांधी खानदान। अब गांधी को भी वो कश्मीर के हवाले से खानदान ही मानते हैं, गांधी फैमिली को। तो उन्होंने इनको तनकीद का निशाना बनाया, क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी वो पार्टी है जिनके मंशूर मैनिफेस्टो में, पार्टी के मैनिफेस्टो में शुरू से ही आर्टिकल 370 को हटाने की बात थी। और ये बात इसलिए थी कि वो कह रहे थे कि एक देश में एक ही संविधान और एक ही झंडा चलेगा। लेकिन जब 370 हटाया गया तो उसके पीछे जो दलील दी गई वो ये दी गई कि कश्मीरी लोगों की डेवलपमेंट में एक रुकावट है, कश्मीर की तरक्की में एक रुकावट है। और जब यहां पर वो तरक्की की बात जहां तक है, उस हवाले से उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो ब्लैंक था बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि ना डॉट डॉट डॉट, कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसको वो कहकर अपने लिए वोट मांगते या अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते। कारकर्दगी जो हुकूमत की रही है उसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको दिखाकर वो कश्मीर से वोट मांगे। खैर, खानापुरी के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कश्मीर तो आना था, कैंपेन तो चलानी थी, स्टार कैंपेनर है। यहां उनके पास ले दे के जो बात बची थी वो था डायनास्ट जो लोग हैं, मतलब या खानदानी राज पे बात करनी थी। और जब वो जम्मू चले गए, जम्मू में वो कटरा एरिया में गए, कटरा में उन्होंने फिर अपनी कन्वेंशनल जो सियासत है बीजेपी यानी कि हिंदुत्व, उसकी बात की। उसने वहां पर बात की कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू देवी देवताओं के अपमान की जिम्मेदार है, यानी कि उन पे इल्जाम लगाया गया हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का। तो बात वही है कि जम्मू में भी कहने के लिए कुछ नहीं, जम्मू में भी वही बात कहने के लिए है जो शायद अमित शाह जी हरियाणा में कह रहे थे। तो इसलिए बीजेपी इस वक्त इस हवाले से बिल्कुल बाखबर है कि जम्मू कश्मीर में जो पोजीशन खासकर जम्मू में थी 2019 में, जब उन्होंने 5 अगस्त को यहां का स्पेशल स्टेटस खत्म किया और लोगों ने खुशियां मनाई, जम्मू के लोगों ने, वो आज पछता रहे हैं और ओपनली ऑन कैमरा कह रहे हैं कि उनका नुकसान हुआ है, उनका कारोबार खत्म हो गया है, उनके जो शनाख्त थी, जो डोगरा स्वाभिमान था, उस पे अब आंच आने लगी है। और इस हवाले से वो लोग काफी बहुत संजीदा हैं और बहुत फिक्रमंद है। और यही वजह है कि अब जम्मू में खुले तौर पर कहा जा सकता है कि जम्मू में वो 25 सीटों वाली बात नहीं रही। अब आप जब नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आप ये देख लीजिए कि हरियाणा में जब हमारे साथ साथ इलेक्शन हो रहा है, हालात क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी एक साथ अमेरिका के दौरे पे थे और दोनों ने हरियाणा की बात की।
हरियाणा की बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि हरियाणा की नारियों ने गाकर और डांस करके, नृत्य करके मेरा इस्तकबाल किया वहां पे जी। और जो राहुल जी हैं, उन्होंने लोगों के मसाइल की बात की। अगर उनने वहां पे कई लोगों को डंकी की वजह से फंसते हुए देखा तो उनके क्या मामलात है, उनके घर वालों की क्या हालात है, और जमीनी सतह पे हरियाणा में जो एम्प्लॉयमेंट का मामला है उस हवाले से उसके नताइज क्या निकल रहे हैं। लोग लाखों रुपए देकर, अपनी जमीनें बेचकर हरियाणा से भाग रहे हैं इन 10 सालों के दौरान पर्टिकुलर। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला जितना हरियाणा में है उससे ज्यादा कहीं जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं वो खासकर एम्प्लॉयमेंट को लेके हैं, स्टेटहुड को लेके हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन यहां की है वो सारी इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड से मेरे माने कहने के ये हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी जो है, जो इस वक्त यहां गवर्न कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन हो या टॉप लेवल पे, तो वो बाहर से आई हुई है। जम्मू कश्मीर जो अर्स्टवाइल रियासत थी उससे बाहर के लोग यहां पर वो चला रहे हैं सारा कारोबार हुकूमत का, जो शायद उस तरह अवेयर नहीं है, एक्वेंटेड नहीं है, जानकार नहीं है यहाँ की जमीनी जो सकाफती कल्चरल लेवल पे या जो टोपोग्राफिकल लेवल पे या जियोग्राफिकल लेवल पे या तमद्दुनी लेवल पे जो चीज से बहरवर होना चाहिए। मैं उर्दू का लफ्ज कहता हूं बहरवर, अंग्रेजी में इसको एक्वेंटेड कहते हैं। तभी कोई ब्यूरोक्रेट या कोई अफसर या कोई नेता जी उस जगह पे, उस जगह की नब्ज को समझ सकता है जब उसको उस बारे में मालूम हो। तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उनको वो चीज मालूम नहीं है। दूसरे वो इनएक्सेसिबल है लोगों के लिए, लोगों के मसाइल है, हर जगह के मसाइल होते हैं। इन 10 सालों में पाइलअप हुए हैं कश्मीरियों के मसाइल। खाली यहाँ पे स्मार्ट सिटी बना के या लाल चौक का घंटाघर बना के आप यहाँ से 50 मील, 100 मील, 150 मील, 200 मील जाके गांव की हालत देखिए। वो स्मार्ट सिटी दिखा के आप उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जो वहां के मुकामी लोग सह रहे हैं। तो इसलिए ये जो इलेक्शन है यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? वो चाहते हैं कि इंपोर्टेड के बजाय, इंपोर्टेड रूल के बजाय हमारे पास अपना रूल हो, यानी कि लोकलाइज्ड हो, सब कुछ लोकलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो, अपने नुमाइंदे हो जिनके पास जाके वो अपनी रुदाद सुना सकें, अपनी प्रॉब्लम सुना सकें, अपने दर्द बयान कर सकें और शायद उनके जो मसाइल हैं उनका हल भी निकल आ सके, जो कि इस वक्त फिलहाल नामुमकिन है। और इस तरह के सेटअप में हर जगह आप देखिए, अगर आपके स्टेट में, आपकी दिल्ली में सारी एडमिनिस्ट्रेशन उठा के कश्मीर से लाई जाए, जहां पर कश्मीरी बहुत तादाद में रहते हैं, फिर भी वो काम उस तरह नहीं कर सकते हैं जितना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल जो नुमाइंदे हों वहां के वो कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की यही प्रॉब्लम है जो बाहर के लोगों की है, उसमें कोई शायद ज्यादा फर्क नहीं है। इस चीज को छोड़ के कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो एरिया के लिहाज से शायद बहुत बड़ी थी और उस रियासत को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया और वो भी उसका दर्जा घटा के यूटी बनाया गया। जबकि अगर जम्मू कश्मीर से बाहर किसी रियासत का विभाजन किया गया तो वहां यूटी नहीं बनी, वहां एक रियासत से दूसरी रियासत बनी। और जम्मू कश्मीर पहली और वाहिद रियासत है भारत की जिसको तोड़ के यूटी बनाया गया और लोगों पर ये काफी चोट है और लोगों की जो अना है वो काफी दुखी हुई है और इस वजह से लोग शायद जम्मू के और कश्मीर के एक ही तरह से बेजार हैं बीजेपी से, जिसका खमियाजा उनको इस वाले आने वाले ये जो इलेक्शन चल रहा है 8 अक्टूबर को, इसको नताइज जब आएंगे तो आप देखेंगे कि उसका कितना गहरा असर था जम्मू में भी और कश्मीर में भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और अब ये जो 370 या यूटी बना देना और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग अब चूंकि इस वोट में हैं, वोट की प्रक्रिया चल रही है और उसमें इन तमाम मसलों का कैसे जवाब देते हैं, तमाम मुद्दों पर कैसे अपनी बात रखते हैं, ये सब कुछ देखा जाएगा। आने वाला वक्त बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ सामने रखेगा, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि
ये 3 चरणों का चुनाव और इन 3 चरणों में से 50 सीटों पर ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है, पोलिंग हो चुकी है और 40 सीटों पर जो पोलिंग होनी है उसमें क्या यहाँ से और उसमें भी जो जम्मू का एरिया है, क्योंकि कश्मीर घाटी को लेकर जो बातें होती हैं और जम्मू को लेकर जो बातें होती हैं दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जम्मू में बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत मानती आई है और पिछले 2014 के चुनाव में बीजेपी को इसी रीजन से 25 सीटें मिली भी थी और इसीलिए जब परिसीमन आता है यानी डीलिमिटेशन और उस डीलिमिटेशन के बाद यहां पर परिस्थितियां बदलती हुई बताई जाती हैं कि 3 सीटें और बढ़ा दी जाती हैं। 43 सीटें हैं अब जम्मू रीजन में। इन 43 की 43 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन जैसा कह रहे हैं जलील जी कुछ जोड़ना चाहते हैं जी प्लीज। 3 नहीं, लिमिटेशन के बाद 6 सीटें बढ़ाई गई जम्मू की। पहले 37 थी, अब 43 हो गई हैं। और इसी तरह कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई, 46 से 47 किया। अब जम्मू की जब लिमिटेशन की बात करते हैं उनमें आप देखिए ये पार्डर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चिनाब वैली में और एक कटरा वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं जहां ट्रायंगुलर मुकाबला है। पार्डर में एक महिला को उठाया गया है, पूजा ठाकुर नाम है उनका, और उनकी वो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत टक्कर दे रही है और शायद जीत के भी आएंगे। इस डिलिमिटेशन का तीर चलाकर भी ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है शायद बीजेपी को। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उसको सुधारने के लिए। 6 सीटें जम्मू की और 1 सीट इधर कश्मीर में बढ़ाई गई हैं। डिलिमिटेशन के बाद जो 37 से 43 सीटें हो गई, वहां 37 में 25 सीटें 2014 में बीजेपी जीती थी, जबकि अब 43 में से क्या 25 सीटें रिटेन कर पाएगी बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है जो जलील जी कह भी रहे थे और ये बातें वहां से खुल के आ भी रही हैं, उभर के आ रही हैं इसलिए भी। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत का असर देश के बाकी राज्यों पर बहुत पड़ता है और इसीलिए 370 से लेकर तमाम मसलों पर, आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर, इन सब पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, इन सब पर चर्चा अब फिर से शुरू हो गई है और इसकी चर्चा नरेंद्र मोदी और उनके जो पार्टी के और सदस्य हैं वो कर रहे हैं। आने वाले समय में इन सब का कितना फायदा मिलेगा इस पार्टी को, बीजेपी को, ये तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो हम समीक्षा कर रहे हैं उस समीक्षा को गौर फरमाइए आप और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो देश की सियासत में एक अलग तरह का तूफान है, अभी आप समझ लीजिए, और यह तूफान कब शांत होगा इसकी अभी कोई सीमा नहीं है, कोई तय सीमा जो कहते हैं ना वो नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव पे चुनाव हैं और नरेंद्र मोदी अभी सत्ता पर आसीन हैं, काबिज हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने सुन लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि तब तक नहीं मरूंगा जब तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर दूं, बेदखल न कर दूं। चलिए देखते हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और उधर राहुल गांधी कल से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर प्रेम कुमार जी स्टूडियो में आपका शुक्रिया, प्रशांत टंडन जी, हेमंत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, इस कार्यक्रम को देखते रहे। मैं देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं अभी, आज थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन कल आप लोगों के कमेंट जरूर लूंगा, पूरा कमेंट। और साथ साथ आप सब अपनी बातों को, विचारों को कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचाते रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम को देखिए, पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मिशन 1 करोड़ सब्सक्राइबर में भाग भी लीजिए। सब्सक्राइबर्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, यही आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।